देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, है ना। हमने बात की अलग अलग टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तीन टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट हमने डिस्कस किया, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। उसके हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग एग्जांपल्स, राइट। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर हमने देखा कि अलग अलग एनिमल जो है वो अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का यूज करते हैं फॉर फॉर एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन को थोड़ा सा डेप्थ में देखा था, ये कॉन्सेप्ट, है ना। आगे बात करते हैं। आज हमें पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नोट्स बनाते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले तो व्हाट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें हम बात करेंगे अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। सेकंड, पेयर ऑफ यूरेटर्स। थर्ड, एक यूरिनरी ब्लैडर। फोर्थ, एक यूरेथ्रा। यूरेथ्रल ओपनिंग। हम्म, ठीक है। एक एक करके इनकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मेजर ऑर्गन हमें पढ़ना है वो है किडनीज। देखते हैं किडनी के एनाटॉमी आज थोड़ा। देखते हैं किडनी। सबसे पहले तो बीन शेप्ड ऑर्गन है। किस तरह का ऑर्गन है? बीन शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। बीन शेप्ड ऑर्गन है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड। 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर थिक। और इसका वेट जो है वो अराउंड 150 ग्राम्स होगा, ठीक है। 150 ग्राम्स होगा, ये हमको पता होना चाहिए, ओके। इसका लोकेशन कहाँ है? द किडनीज लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। Posterior abdominal wall on each side of vertebral column, on each side of vertebral column, behind peritoneum, पेरिटोनियल कैविटी जो है उसके ठीक पीछे, डायफ्राम के नीचे, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के पीछे की तरफ, और डायफ्राम के ठीक नीचे, दिख भी रहा है डायफ्राम के नीचे है ये। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दे एक्सटेंड फ्रॉम T12 to L3। T12 to L3 मतलब ट्वेल्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। जो वर्टिब्रा होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो लास्ट जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां से हमारी किडनी शुरू होगी और कहाँ तक चलेगी? फिर लंबर शुरू हो जाता है, लंबर सैक्रम कॉक्सिक्स का ना, तो थर्ड लंबर जो है वहां तक जाएगी। तो इसलिए बोलता है T12 to L3, ठीक है। T12 to L3।
और इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है? जो लोअर रिब्स है, थोड़ा बहुत लोअर रिब के जिसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट वर्टिब्रा तो टच कर ही रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम, थोड़ा बहुत रिब्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, और क्या क्या पढ़ने लायक है इसमें? ये पढ़ा जा सकता है यहाँ से कि 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स है किडनी के पास, जिसको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है, जिसको नेफ्रॉन्स बोल देते हैं हम लोग। इस सब नेफ्रॉन्स का अलग अलग पार्ट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को थ्रू पिरामिड ऑफ कैलिसिस। और ये पिरामिड्स जो है वो एक स्ट्राइप जैसा अपीयरेंस देते हैं, एंड बाय कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, इनको ब्लड वेसल मिलता है, ब्लड वेसल के थ्रू, नर्व्स के थ्रू इनको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और लिम्फ वेसल भी यहाँ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेफ्रॉन्स पर तो हम जाएंगे पूरा डिटेल में। उससे पहले उससे पहले थोड़ी सी बात हो जाए किडनीज के बारे में, है ना? थोड़ी सी बात हो जाए किडनीज के बारे में। देखते हैं इसको डायग्राम उठा लेते हैं। तो क्या बात की गई किडनीज के बारे में? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ना किडनीज। हम्म, किडनी पढ़ रहे हैं। क्या बात की गई किडनीज के बारे में? पहली बात तो ये पेयर में प्रेजेंट है। कैसे हैं ये? रेडिश ब्राउन कलर के हैं। ठीक है, रेडिश ब्राउन इन कलर, बीन शेप्ड। ठीक, रेडिश ब्राउन इन कलर, बीन शेप्ड, और दे आर विथ अ टफ, इनके पास क्या रहती है? टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बाहर एक टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इस टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कि जो ये कवरिंग है, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। ठीक है, रीनल कैप्सूल विच इज द कवरिंग। देखते हैं कैसा क्या कवरिंग है। इसमें तो नहीं, इसमें दिखेगा आपको ये वाला जो डायग्राम, ये उठाओ। हम्म, ठीक है। तो ये जो आउटर लेयर है, ये दिख रहा है देखो आपको, ये जो आउटर लेयर है, दिस इज दिस इज रीनल कैप्सूल। दिस इज रीनल कैप्सूल। हम्म, कहाँ लोकेशन है किडनीज का? किडनी का लोकेशन है लोकेटेड लेटरली ऑन, साइड में, किसके साइड में? वर्टिब्रल कॉलम के साइड में।
either sides of vertebral column. vertebral column. vertebral column, ठीक है। इधर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी के साइड में है ना। कहाँ से शुरू हो रही है वर्टिब्रल कॉलम से, अगर लोकेशन फाइंड आउट करें तो आप बोलते हो T12 थोरेसिक, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, L3, L3 पे जाके खत्म हो रही है। ठीक है, L3 पे जाके खत्म हो रही है। लंबर क्या? क्या? लंबर। लंबर क्या होती है? ये वर्टिब्रल कॉलम है ना, लंबर। अरे अच्छा। वर्टिब्रल कॉलम है ना लंबर। देखो मैं बताता हूँ, किसी भी ऑर्गन की लोकेशन को बताने के लिए, ध्यान रखना ये बात, किसी भी ऑर्गन की लोकेशन को बताने के लिए हम लोग अक्सर वर्टिब्रल कॉलम का सहारा लेते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का सहारा लेते हैं। तो क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम हमको बताता है कि कैसा कैसा, एक तरह से मैप की तरह है वर्टिब्रल कॉलम, है ना। वर्टिब्रल कॉलम हमको बताएगा कि भाई कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है। तो बस वही। ये दिख रहा है, यही है ना आपकी रीढ़ की हड्डी, दिख रहा है क्या? यही है ना हाँ सर। वर्टिब्रल कॉलम। यही वर्टिब्रल कॉलम का ये जो नेक वाला रीजन होता है, इसमें 7 बोन्स होती हैं। ठीक है, काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 बोन्स है। ठीक है, ये हो गई सर्वाइकल वर्टिब्रे 7। 12 होती है, 12 होती है क्या, थोरेसिक वर्टिब्रा। लंबर, लंबर होती है 5। सैक्रम 1, कॉकिक्स 1। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किडनी कहाँ से कहाँ लोकेटेड है? तो किडनी लोकेटेड है फ्रॉम 12th, मतलब इतनी लेंथ भी डिसाइड करेगा ना ये, कि 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से निकल रही है और कितने पे जा रही है, 3rd तक। यानी कि इतनी है। यानी कि अगर मुझे कोई कट लगाना होगा, डाइसेक्शन वगैरह थोड़ा करना होगा, तो मैं कहाँ पर लगाऊंगा? ऐसा थोड़ी है कि मैं 7 सर्वाइकल पे लगा दिया, नहीं जी मुझे किडनी निकालनी है, या थोरेसिक पे कहीं भी लगा दिया किडनी निकालनी है, नहीं। मुझे पता है लोकेशन उसकी, कि लंबर, लंबर तो पता चल जाता है ना। तो लंबर पता है मुझे, लंबर की लोकेशन ये है। तो लंबर, 3rd लंबर तक जा रही है किडनी। समझ आया कि नहीं आया, कैसे लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम हाँ सर। यूजिंग? ठीक है, आगे ध्यान दो। तो T12 to L3, T12 to L3, आगे बात करते हैं। तो क्या कहता है कि इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ हम बोलते हैं कि 11 सेंटीमीटर। ठीक, विड्थ की बात करूं तो कहीं ना कहीं है, विड्थ, विड्थ होगी इसकी 7 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर जा सकती है। ठीक है, ये हमने बात की है लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस। ठीक, वेट जो है वो इसका अराउंड 150 ग्राम होगा। ठीक है, 150 ग्राम के आसपास वेट होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईच किडनी
Each kidney contains 1 million. Each kidney contains 1 million nephrons. 1 million nephrons. ठीक. यहां पर आप देखेंगे कि जो पीछे की साइड आप देखो. अच्छा, आप देखें थोड़ा सा अगर इसमें ये वाला डायग्राम. हाँ, एक ये किडनी है, राइट किडनी, एंड दिस इज आवर लेफ्ट किडनी. तो देख के भी पता चलता है वैसे कि ये जो राइट वाली किडनी होती है ना, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, जो वो है, जो हमारा लेफ्ट वाला लंग है, वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, उसमें दो लोब्स होती है. ये पता है या ना? हाँ Yes. भैया। हाँ. ड्यू टू द मीडियास्टिनम वहां पे लंग्स प्रेजेंट होता है. द सेम वे यहाँ पर भी देखो अगर आप एक चीज, तो राइट किडनी लोकेशन ऐसी है कि जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होती है ह्यूमन में, एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी. देखो ना, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? सीधी नहीं जा रही है ये लाइन. मतलब लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर रहती है लेफ्ट किडनी, और राइट किडनी थोड़ा नीचे रहती है. समझ आया? यस सर। ठीक है. ओके. नेक्स्ट थिंग, जो डॉर्सल सरफेस है, पीछे का सरफेस है किडनी का, ठीक है, इसका लोकेशन बता रहा है. ठीक है, डॉर्सल सरफेस ऑफ द किडनी, पीछे का जो सरफेस है, इज अटैच्ड टू is attached to the dorsal abdominal wall, is attached to dorsal abdominal wall. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से पूरा कनेक्टेड है, तो आगे की जो रीजन बना बचा है ना, वही पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है. सो ओनली ओनली इट्स ventral surface, its ventral surface is covered by peritoneum. पेरिटोनियम क्या होता है? दिखाते हैं. जो पूरी कैविटी है ना, दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम कैविटी. तो आगे की तरफ से ये सपोर्टेड है किसकी तरफ, है ना, आगे की तरफ से, सिर्फ आगे की तरफ से किडनी में बोल रहा हूँ सपोर्टेड है, और ये कवर्ड है बाय पेरिटोनियम कैविटी. ये जो एब्डोमिनल कैविटी वाला ये वाला जो पोर्शन है, उसी का एक पार्ट है विच इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी. समझ आया कि नहीं? हाँ. उसी रीजन को उसमें भी बोलते हैं, ऊपर वाला रीजन जो है विसरल पेरिटोनियम, नीचे वाला रीजन पेराइटल, पेराइटल पेरिटोनियम. ठीक है, देखो, तो पेरिटोनियम कवर्ड बाय पेरिटोनियम. सो ये इस टाइप की जो किडनी होती है, जो कि पीछे से एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड है और आगे से पेरिटोनियम से अटैच्ड है, उसको, इस तरह की किडनी को हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज रेट्रो रेट्रो पेरिटोनियल रेट्रो पेरिटोनियल किडनी. रेट्रो पेरिटोनियल किडनी, या फिर हमारी जो किडनी है उसको एक भी बोल देते हैं कि दिस इज
एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। ठीक, किडनी के अंदर अगर जाते रहे, अब हम किडनी के अंदर इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, किडनी के अंदर की तरफ अगर हम जाएं तो हमें एक नॉच दिखाई देती है ना। किडनी के अंदर अगर हम जाएं तो हमें एक ये नॉच दिखाई देती है ना, ये वाली नॉच। किडनी के अंदर हम जाएं तो वो एक नॉच दिखाई देती है, ठीक है। उसके ये नॉच, इस नॉच को बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं इस नॉच को? हाइलम। उसके बाद एक बहुत ही फैला हुआ सा ये रीजन देखने को मिलता है, ये फैला हुआ सा रीजन देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं इसको? रीनल पेल्विस। ठीक है, तो एक नॉच है, जिस नॉच को क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। ठीक है, और रीनल पेल्विस आगे जाके खुलते हैं कहाँ पे? आप देख रहे हो ये ट्राइंगल शेप ऑर्गन में खुल रहे हैं, या ट्राइंगल शेप पार्ट में खुल रहे हैं, जिस ये पिरामिड, सॉरी, पिरामिडल शेप में खुल रहे हैं। और इन पिरामिड्स को क्या बोलते हैं? इन पिरामिड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला बोलते हैं। लेकिन एक और चीज है जो ध्यान देने वाली बात है, कि ये जो है, ये वाला रीजन जो है वो है रीनल पेल्विस। ठीक है, ये जो बड़ी सी पाइपलाइन जा रही है, ये बड़ी वाली जो पाइपलाइन है उसको बोलते हैं मेजर कैलेसिस। ये है मेजर कैलेसिस, ये है मेजर कैलेसिस। ठीक है, लेकिन अगर आप नोटिस करो, ये वाली जो मेजर कैलेसिस है वो आगे जाके डिवाइड हो गई है इस तरह से। तो ये जो डिवाइड होने के बाद बन रही है ये छोटी वाली, इसको बोलते हैं माइनर कैलिसिस। तो दो चीजें हैं, मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है उसको या जो पिरामिड है उसे बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, आउटर साइड ऑफ किडनी, ऑलवेज आउटर साइड, हमेशा मैं बोलता हूँ आउटर साइड को क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है आउटर साइड को, जल्दी बताओ। कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। और सेंट्रल रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेड्यूला। तो रीनल मेड्यूला, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल पिरामिड्स, रीनल पेल्विस, हाइलम। इतना क्लियर है क्या? यहाँ पे जो 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 वेस्ट कंटेनिंग ब्लड लेकर आ रहा है, वो कौन लेकर आ रहा है? रीनल आर्टरीज। वेस्ट कंटेनिंग ब्लड कौन लेकर आ रहा है? रीनल आर्टरीज। और फिल्टर्ड ब्लड, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, तो फिल्टर्ड ब्लड जो लेकर जा रहा है वो कौन है? फिल्टर्ड ब्लड जो लेकर जा रहा है वो कौन है? रीनल वीन। तो आप मुझे ये बताओ, जो रीनल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होगी या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड, सिंपल है। अरे ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड होने का लेना देना उससे थोड़ी है कि वेस्ट है कि नहीं है। हो सक क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वेस्ट हो, पूरा यूरिया वगैरह हो? पॉसिबल है। हाँ। यही होता है। और रीनल वीन जो है वो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद भी वो ब्लड फिल्टर, ऐसा है कि नहीं? समझ आया? क्लियर? यस सर। तो दोबारा बोलो। मैं बोल रहा था, हो सकता है कि रीनल, ये जो आपका वीन है उसमें भी फिल्टर, उसमें फिल्टर ब्लड है, और रीनल आर्टरी जो है आपका उसमें अनफिल्टर्ड ब्लड है। और रीनल आर्टरी कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट्स ऑब्वियस क्योंकि आर्टरी है। और रीनल वीन विल कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि ये वीन है। ठीक है, इसमें क्या मुश्किल है? आगे देखो, अब क्या कहा जा रहा है, जैसे मैंने इसी को लिखते हैं, जैसे किडनी है, तो किडनी आगे जाके, किडनी ओपन होगी। किडनी सबसे पहले तो ओपन हो रही है एक नॉच में, ठीक है। किडनी सबसे पहले ओपन हो रही है एक नॉच में। उस नॉच का नाम क्या है? सेंटर की तरफ अगर आप जाओ
तो उसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, हाइलम। इसी के थ्रू, इसी नॉच के थ्रू टुवर्ड सेंटर, इसी नॉच के थ्रू क्या हो रहा है, किडनी के अंदर नर्व एंटर करती है, थ्रू नर्व्स एंटर, नर्व एंटर्स, ब्लड वेसल भी एंटर करेगी। ब्लड वेसल में बोलो रीनल आर्टरी भी अगर एंटर कर रही है या रीनल वीन अगर निकल रही है, तो ब्लड वेसल्स का भी एंट्री और एग्जिट जो है वो यहीं से है। समझ आया ये नॉच? यस सर। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं यूरेटर्स हैं, तो यूरेटर्स भी इसी नॉच से निकल रहे होंगे, हाँ या ना? समझ आया हाइलम? सेकंड, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किडनी में? बोलो, अभी बताया पेल्विस। था, रीनल पेल्विस, राइट, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद हम आगे स्ट्रक्चर देखते हैं, तो क्या देखने को मिलता है? रीनल पेल्विस के बाद हमें देखने को मिलता है स्ट्रक्चर दैट इज कैलिसिस। कैलिसिस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप रीनल पेल्विस से जाओगे तो माइनर कैलिक्स मिलेगा या मेजर? माइनर कैलिक्स, है ना? कैलिक्स और कैलिसिस, कैलिक्स और कैलिसिस, ये दो शब्द है और दोनों का मतलब जो है सेम है। बस फर्क क्या ये है? तो मेजर मिलेगा ना? हाँ, क्या? पहले तो मेजर मिलेगा ना? क्या मिलेगा पहले? मेजर पहले क्या है? मेजर मिलेगा, मेजर मेजर, पहले मेजर मिलेगा, पहले मेजर कैलिक्स मिलेगा। हाँ, हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे ना, तो पहले मेजर मिलेगा, मेजर कैलिक्स। फिर क्या मिलेगा? माइनर कैलिक्स। प्लूरल सिंगुलर वाली बात है, कैलिक्स और कैलिसिस, और कुछ नहीं। ठीक है, बस। फिर अंदर अगर हम जाएं तो आपको मिलते हैं कॉर्टेक्स, बाहर वाला जो किडनी का रीजन होता है। ठीक है, किडनी के दो पार्ट्स हैं। अब किडनी के दो पार्ट्स हैं, किडनी के तरह से दो रीजन है। जो आउटर रीजन है, जो आउटर रीजन है उसको हम बोलते हैं, आउटर रीजन है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स, ठीक, रीनल कॉर्टेक्स। और जो इनर रीजन है उसको क्या बोलते हैं? रीनल मेड्यूला, रीनल मेड्यूला, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला। पिरामिड, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला। अच्छा, रीनल मेड्यूला एक कोनिकल पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, मेड्यूला में, है ना? मेड्यूला में आपको दिख रहा है कि कुछ कोनिकल पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर है मेड्यूला के अंदर, जिनको आप क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी, यहाँ पर है मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, मेड्यूलरी पिरामिड्स, मेड्यूलरी पिरामिड, या फिर कई जगह पर इनको रीनल पिरामिड्स भी बोल देते हैं, रीनल पिरामिड्स भी बोल देते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन में, एक ह्यूमन की जो एक किडनी है उसमें 8 से 12, 8 से 12 रीनल पिरामिड्स होते हैं इन ह्यूमन। ठीक है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर मैं बात करूं एक किडनी रैबिट की, तो रैबिट की जो किडनी होती है, देयर इज ओनली वन पिरामिड इन रैबिट। रैबिट की किडनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही पिरामिड होता है,
हमारे पास तो 8 से 12 होंगे, ऐसे देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 दिख रहा है, तो 8 से 12 के बीच में होते हैं किडनी में। समझ आया कि नहीं यहाँ पिरामिड? Yes, sir. ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इन्हीं के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी डायग्राम देखो, यहाँ भी मिल सकता है। क्या कहता है, देखो, द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू, जो मेड्यूला रीजन है उसको डिवाइड करते हैं कोनिकल मासेस में, जिसको मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं। वहां पे 8 से 10 होंगे। ठीक है, सिंगुलर होगा तो कैलिक्स बोलेंगे, प्लूरल होगा तो कैलिसिस बोलेंगे। ठीक है, ये अभी बताया था, मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स। कॉर्टेक्स की बात करूं तो कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड, cortex extends between the medullary pyramid, as renal columns, as renal columns। यहाँ बीच वाला जो रीजन है इसको बोल रहा है रीनल कॉलम, और यही रीनल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो ये मैं बताना चाह रहा था, रीनल कॉलम्स, ये रीजन कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। यहाँ कॉर्टेक्स में एक चीज हम याद रखेंगे कि कॉर्टेक्स में क्या बोल रहा है, कि कॉर्टेक्स extends between medullary, cortex extends between medullary pyramids, extends between medullary pyramids as renal columns। क्या बोलते हैं जिसको, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक, कॉलम ऑफ बर्टिनी, मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स। ठीक, कैलिसिस जो मैंने बताया था, कैलिसिस जो है वो क्या है, कैसा शब्द है, ध्यान रखना, प्लूरल, और कैलिक्स शब्द जो है वो क्या है, सिंगुलर। बस इतना डिफरेंस है। ठीक, कॉलम्स ऑफ वर्टिनी हो गया, और मेड्यूलरी पिरामिड हो गया। ठीक, अब अब बात करते हैं कि हर किडनी में लगभग, जैसा मैंने बताया आपको, 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन्स होते हैं। हर किडनी में 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन्स ही अरेंज होते हैं रीनल पिरामिड की फॉर्म में। ये जो हमने पिरामिड्स देखे ना, ये जो हमने पिरामिड्स देखे, ये पिरामिड्स में क्या भरा हुआ है,
क्या भरा हुआ है इस पिरामिड में, बताओ। किस चीज से बने हैं ये पिरामिड्स, बोलो। नेफ्रॉन होंगे। हाँ, अंदर पूरा नेफ्रॉन्स भरे हुए हैं, बहुत सारे, विच इज एक्टिंग एज फंक्शनल यूनिट। ठीक है। तो उनका जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, उन सब नेफ्रॉन्स से जो कलेक्टिंग डक्ट आ रहा है, वही कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके मेजर माइनर कैलिसिस बना रहा है, और वो माइनर कैलिसिस जुड़ के मेजर कैलिसिस बना रहा है। मेजर कैलिसिस से आगे रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से वो जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा वेस्ट सारा यूरेटर में, है ना। वेस्ट सारा कहाँ जाएगा, यूरेटर में। तो यही कहानी है, ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, कि नेफ्रॉन्स, ये जो 1 मिलियन नेफ्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिलियन, ठीक, 1 मिलियन एक किडनी के अंदर, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है इन अ किडनी, इन ईच किडनी, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, ठीक, दे आर अरेन्ज्ड, ठीक है, एंड दे आर फॉर्मिंग द रीनल pyramids, they are forming the renal pyramids, renal pyramids, right, renal pyramid। सब जो यूरिन प्रोड्यूस होगा नेफ्रॉन में, यूरिन प्रोड्यूस्ड by each nephron, by each nephron, urine produced by each nephron empties into collecting duct, empties into collecting duct, ठीक, the collecting duct, then this collecting duct passes through, passes through, ये कलेक्टिंग डक्ट किसके थ्रू पास होगा, रीनल पैपिला, रीनल पैपिला। देखा था ये वाला डायग्राम भी, देखो, रीनल पैपिला, ये वाला रीजन दिखा, रीनल पैपिला, समझ आया। ये जो सारे कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये कहाँ ओपन अप हो रहे हैं, रीनल पैपिला में। आया ना, समझ यस आया। और रीनल पैपिला आगे कहाँ ओपन हो रहा है, बोलो, रीनल पैपिला आगे कहाँ ओपन हो रहा है, अरे बोलो। माइनर कैलिक्स में। हाँ, वही माइनर मेजर कैलिक्स है ना, रीनल कैलिक्स बोल दूं एक ही बार दोनों को कंबाइन करके, चलेगा, यस सर। है ना। रीनल कैलिक्स में ओपन हो रहा है। अच्छा, अगर मैं पूछूं रीनल कैलिक्स कहाँ ओपन हो रहा है, तो पेल्विस में। रीनल पेल्विस, राइट, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। अच्छा, रीनल पेल्विस कहाँ ओपन अप हो रहा है, हाइला। हाइलम, हाइलम कोई जगह नहीं है, हाइलम, हाइलम मतलब कुछ है नहीं, सब्सटेंस जैसा कुछ नहीं है, उस एक नॉच को हम हाइलम बोल रहे हैं। तो रीनल पेल्विस जो है वो हाइलम में नहीं ओपन हो रहा है, ठीक बेटा, है, यूरेटर, रीनल पेल्विस से वो जो यूरिन है वो जाएगा आपका यूरेटर में, यूरेटर से आपको पता है किधर, बोलो। यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर दो होते हैं जो हर किडनी से निकलेंगे, है ना, यूरिनरी ब्लैडर, वहां पे स्टोर होगा कुछ समय के लिए, एंड देन इट गोज टू द यूरेथ्रल ओपनिंग और बाहर, यूरेथ्रा। यही चल रहा है ना, यही सीरीज चल रही है, यहां तक कोई दिक्कत, बोलो। नहीं सर। यही चल रहा है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे।
एक एक करके। अब इतना तो हमने पार्ट देखा कि यहां तक जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ तक कलेक्टिंग डक्ट, रीनल पैपिला, रीनल कैलिसिस, रीनल पेल्विस, यहाँ तक ये जो है, ये सब पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये सब किसके अंदर है? किडनीज के अंदर है। ये सब तो किडनी के अंदर ही है ना। फिर यूरेटर में जब आ जाते हैं तो हम किडनी से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हम्म। यस सर। तो अब बात करते हैं यूरेटर्स की। यूरेटर्स की बात करते हैं। पेयर ऑफ यूरेटर्स वी हैव। ठीक है। ठीक है, और पेल्विस से निकलकर यूरिन जो है वो कहाँ जा रहा है? यूरेटर में जाता है। ठीक। और इसमें बस ये याद रखने वाली बात है कि देखो, एक दो पॉइंट है जो याद रख सकते हैं इसमें। पहली बात तो ये कि यूरिन पासेस फ्रॉम, यूरेटर का क्या है, बस लेकर जा रहा है। यूरिन पासेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है आपसे पूछे तो आप बोलोगे रीनल पेल्विस से लेकर जा रहा है। रीनल पेल्विस से लेकर जा रहा है कहाँ तक? टू यूरेटर, सॉरी, यूरिनरी टू ब्लैडर। टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ऐसा है, यूरिनरी ब्लैडर। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट कि द obliquity of the openings, the obliquity बोलते हैं इसको, ऑफ द ओपनिंग्स, इस तरह से डिजाइंड है ये आपके यूरेटर्स। obliquity of the openings is such that it prevents the backflow of urine। हम यहां से भी तो प्रिवेंट करेंगे ना कि यूरेटर से वापस ना चला जाए। ये इंश्योर करेंगे कि नहीं करेंगे? दैट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ यूरिन। समझ आया कि नहीं? यस सर। दैट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ यूरिन, दैट्स इट। इतना ही पढ़ना है, इसमें क्या है बस। आगे देखो, यूरिनरी, और ये तो पता है हमको यूरेटर कहाँ ओपन होगा आगे? यूरिनरी ब्लैडर में होगा ना? बोलो हाँ या यस ना? सर। यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें पढ़ लेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की जहां तक बात है, ठीक, इट इज लाइंड बाय, बाहर की तरफ देखो, दो चीजें हैं। बाहर की तरफ एक्सटर्नली द ब्लैडर इज लाइंड बाय, externally the bladder is lined by, the bladder is lined by, very important, we will discuss later, detrusor muscle। बाहर की तरफ से इस ब्लैडर में क्या होते हैं? detrusor muscles। detrusor muscles हम पढ़ते हैं कि ये micturition, the process of release of urine, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक। जनरली इट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर। कौन सी इन मसल्स है? detrusor मसल्स। क्या करती है, कहाँ होती है? तुम क्या अभी तक कहाँ थे बेटा? अचानक आपकी से कैसे आवाज जाग? कट। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नली द ब्लैडर इज लाइंड बाय detrusor मसल्स, ठीक है, जो कि इनवॉलेंट्री है, जिसका काम क्या है? मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन का क्या मतलब है? मिक्ट्यूरेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। तो यूरिन के रिलीज में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है detrusor मसल्स। ठीक है। इंटरनली, इंटरनली कौन सी मसल्स होती हैं?
यूरिनरी ब्लैडर में द ब्लैडर इज लाइंड बाय internally the bladder is lined by transitional transitional epithelium, or you can say urothelium. Transitional epithelium or urothelium. ठीक, ये जो एपिथेलियम है इसके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है कि एक्सपैंड कर सके। एक्सपैंड करने से फायदा क्या होगा? एक्सपैंड करने से ये फायदा होगा, जैसे जैसे यूरिन आता रहेगा इसका ये थोड़ा एक्सपैंड करता रहेगा सो दैट इट कैन अकोमोडेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, है ना। ये इसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है? दिस एपिथेलियम, if we are discussing this epithelium, this epithelium has great capacity, has great capacity to expand, expand कर सकता है, ठीक है। तो एक्सपैंड करने से क्या होगा? टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, सही है, टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन। फिर ये जो ओपनिंग है यहां से, फिर जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में ओपन होगा, तो ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, opening of urinary bladder is controlled by sphincter। अब मुझे बताओ स्फिंक्टर किस तरह के दरवाजे होते हैं? क्या बोलता हूं मैं? स्फिंक्टर किस तरह के दरवाजे होते हैं? बताया था मैंने, स्फिंक्टर वो दरवाजे होते हैं जो दोनों तरफ ओपन हो सकते हैं, ठीक है। और वॉल्स वो दरवाजे होते हैं जो सिर्फ एक तरफ ओपन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जानबूझ के एक स्फिंक्टर लगाया हुआ है। इस स्फिंक्टर को समझते हैं थोड़ा सा। तो ये जो स्फिंक्टर है इसके दो पार्ट है। इस स्फिंक्टर के दो पार्ट्स हैं। क्या दो पार्ट है? इनर स्फिंक्टर इज योर इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है। बहुत ही क्रिएटिव नाम दिया है इन्होंने कि जो इनर स्फिंक्टर है उसको हम ज्यादा दिमाग लगाया नहीं है, बोल दिया है इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है। और जो आउटर स्फिंक्टर है उसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। बात ही खत्म, ठीक है। आउटर को बोल देते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनल स्फिंक्टर है इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। तो वहां कोई कंट्रोल नहीं, इनवॉलेंट्री मसल्स। लेकिन जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इट इज वॉलेंट्री मसल्स, और यही वॉलेंट्री मसल्स है जो आपको हेल्प करते हैं when in, for example, when you are in public and you need to go to pee or washroom, तो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है दैट इज वॉलेंट्री मसल। आप सोचो ये इनवॉलेंट्री होता
तो गड़बड़ हो जाती बात, समझ रहे हो? तो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जिसकी वजह से यू कैन डिले द प्रोसेस ऑफ मिक्ट्यूरेशन। ठीक, समझ आया? ये दोनों ही स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये दोनों स्फिंक्टर्स, दीज बोथ स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग मिक्ट्यूरेशन। समझ आया क्या हुआ? हाँ। ठीक है। ठीक है, नॉर्मली तो ये नॉर्मल दो बातें हैं कि नॉर्मल फेज में नॉर्मली तो ये जो हमारे स्फिंक्टर्स हैं, स्फिंक्टर्स बोथ द स्फिंक्टर्स नॉर्मली रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड, नॉर्मली तो कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं ये। ठीक है, होल्ड कर, ठीक है, बंद की तरह। ठीक है, एंड ड्यूरिंग, ठीक है, नॉर्मली रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड एंड ड्यूरिंग मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन इज द प्रोसेस, अगेन बार बार बता रहा हूँ, मिक्ट्यूरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। मिक्ट्यूरेशन की प्रोसेस के दौरान ये रिलैक्स हो जाते हैं, दीज गेट रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड होंगे तभी तो रिलीज करेंगे यूरिन। दिस इज इट। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूरेथ्रा। ठीक, यूरेथ्रा, ध्यान से देखो। यूरेथ्रा, एज वी नो कि भाई ये एक क्या है, मेम्ब्रेनस डक्ट है, मेम्ब्रेनस डक्ट है। यूरिनरी ब्लैडर ओपन होगा जहां पर, ठीक है, यूरेथ्रा लीड्स टू यूरिनरी ऑरिफाइस। ठीक है, या यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं, यूरिनरी ऑरिफाइस। ऑरिफाइस का मतलब होता है ओपनिंग, ओपनिंग, ऑरिफाइस, ऑरिफाइस मतलब ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग, यूरेथ्रा यहीं से ओपन होगा। अब यहाँ पर तीन बातें हैं, सॉरी दो बातें हैं। ठीक है, मेल और फीमेल, है ना? जो मेल यूरेथ्रा है उसमें तीन पार्ट्स हैं, इट हैज थ्री पार्ट्स। प्रोस्टैटिक पार्ट, जहां पर क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड शायद अगर आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है तो वहां पढ़ते हो। प्रोस्टेट पार्ट है इसमें। एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, ठीक है, विच इज पीनस, मेम्ब्रेनस पार्ट, एंड पिनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, पिनाइल यूरेथ्रा, इसके तीन पार्ट्स हैं। ठीक, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड वाला पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट, पिनाइल यूरेथ्रा, तो ये तीन पार्ट्स हैं। ठीक, फीमेल में सिर्फ और सिर्फ देर इज ओनली membranous urethra, there is only membranous urethra is there। तो यहीं पर इन्हीं both sphincters are present, both sphincters are present here, and it is very obvious कि male has the same opening or the common opening, male has the same opening or common opening for the discharge of semen, for the discharge of urine, but female has different opening for the discharge of vaginal fluid, और जिसको आप बोलते हो वो डिफरेंट ओपनिंग है, दैट इज योर पार्चुरेशन जहां से हो रहा है, बट द यूरिन
यूरिनरी जो ओपनिंग है ओरिफाइस है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा। तो अगर आप सीक्वेंस देखो, ठीक है, सीक्वेंस अगर आप देखो कि पैसेज ऑफ यूरिन, अगर मैं बात करूं पैसेज ऑफ यूरिन क्या है, कि नेफ्रॉन से कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, नेफ्रॉन से कहानी शुरू हो रही है, और नेफ्रॉन से कहा, ये सीक्वेंस पता होना चाहिए बाय द वे, सीक्वेंस पता होना चाहिए। नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट से आप बोल सकते हो बीच में एक और चीज आती है, डक्ट ऑफ बर्लिनी, डक्ट ऑफ बर्लिनी, देन रीनल पैपिला, देन रीनल कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए। डक्ट ऑफ बर्लिनी आएगा बीच में, नेफ्रॉन्स। याद हो गया ये इतना? इतना याद हो गया? हाँ या ना, जल्दी बोलो, हुआ इतना याद? यस सर। सर वो ठीक है, डक्ट ऑफ बर्लिनी नहीं, बेलिनी होता है ना? डक्ट ऑफ क्या? बेलिनी सॉरी, डक्ट ऑफ बेलिनी, बेलिनी। ठीक है, डक्ट ऑफ बेलिनी, दिस इज कॉल्ड पैसेज ऑफ यूरिन। इसको इसको ही अगर मुझे लिखना हो तो दिस इज कॉल्ड द पैसेज, दिस इज द पैसेज ऑफ यूरिन। समझ आया? दिस इज द पैसेज ऑफ यूरिन। सही है, समझ आया इतना? यस ठीक, सर। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। एनाटॉमी में हम थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, फिर फिजियोलॉजी वाला ये तो याद करने वाली काफी सारी चीजें आ जाती है ना इसमें। फिर नेफ्रॉन एक बार पढ़ लिया ना हमने, ये देखो किडनी और जितना भी हमारा सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक बार पढ़ लिया और उस इसकी एनाटॉमी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद जो है वो चैप्टर टेंस होना शुरू हो जाएगा। उसमें हम लोग थोड़ा सा क्लास की लेंथ भी हाफ एन आवर स्ट्रेच हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आ रहे हैं, अभी आपको बस बता रहे हैं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बस। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास भी हमारी एक तरह से नेफ्रॉन की एनाटॉमी पर जाएगी। ठीक है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो किडनी का पता है हमको, लेकिन नेफ्रॉन की एनाटॉमी अगर आपको थोड़ी सी भी धुंधली है ना, तो प्रोसेस में दिक्कत होगा। क्योंकि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है वो मोर और लेस जो है वो इट इज सराउंडिंग द एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन, है ना? तो वो पता होना आपको बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? हाँ समझ आ भैया। चलो, इस तरह से कथा समाप्त। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। चलो।